हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरएस मीन्स चालीसा का सेकंड पेपर आज हम डिस्कस करते हैं। जो सिलेबस आपको जिसमें क्वेश्चन पूछे जाने थे 4 पार्ट्स में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक एक करके संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला पार्ट जो है वो राजस्थान के आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर का जो पार्ट है, जिसमें जनजातीय और किसान आंदोलन है उससे संबंधित पहला क्वेश्चन भगत आंदोलन के बारे में पूछा गया है। अभी जो भगत आंदोलन है ये 1881 में गोविंद गुरु द्वारा भीलों व अन्य जनजातियों में जागृति लाने के लिए चलाया गया। इट वॉज अ मूवमेंट लेड बाई Govind Guru for Bhils and other tribals. It was an awakening sort of movement run by Govind Giri. सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है एक टैक्स के बारे में पूछा गया, बोलाई कर के बारे में। तो पहले टाइम में जब भीलों के क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र, जिनको आज के टाइम में हम ऑटोनोमस रीजन बोलते हैं, भारत के संविधान में भी इसका प्रावधान किया, ऑटोनोमस रीजन यानी स्वायत्त प्रदेश, तो पहले भी स्वायत्त प्रदेश होते थे। उनसे अगर कोई व्यक्ति निकलता था तो भील उनसे टैक्स लेते थे। तो उनकी लैंड को सरपास करने के समय जो टैक्स वसूला जाता था बोलाई टैक्स कहते थे। तीसरा जो प्रश्न है वो मेवाड़ की पुकार, ये टाइटल दिया गया है। ये एक और भीलों के और आदिवासियों के नेता थे गोविंद गिरी के बाद में, जिसका नाम था मोतीलाल तेजावत। 1921 में मेवाड़ स्टेट के अंदर, मेवाड़ रियासत के राजा के सामने उन्होंने 22 अपनी डिमांड्स रखी थी, उसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया राजस्थान में अवेकनिंग में पत्र पत्रिकाओं का, प्रेस की क्या भूमिका रही। तो एक अखबार का नाम पूछा गया, इसका नाम है यंग राजस्थान। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर था, ये यंग राजस्थान जो है इसकी खास बात ये 1929 में दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड और इनिशिएटेड बाय राम नारायण चौधरी एंड शोभालाल गुप्त फॉर द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ द वर्सन कंडीशन और डिटोरेटेड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान और रियासत ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के लोगों को के जो की दुख दुविधा, उनका पेन और प्लाइट है, उससे अवगत कराने के लिए ये अंग्रेजी अखबार निकाला गया उन लोगों के लिए जो एलिट क्लास है, अभिजात्य वर्ग है, जो नहीं जानते थे कि राजस्थान में लोगों की क्या स्थिति है। ये मतलब बेसिकली कल्चर हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो राजस्थान में जनजाति या जो राष्ट्रवादी आंदोलन चले उस समय ये माना जाता था कि भारत में जो आंदोलन चल रहे थे वो ब्रिटिश भारत में चल रहे थे, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप में या किसी और अन्य दल की लीडरशिप में हो। रियासती भारत जो कि ऑलमोस्ट 40% प्लस एरिया इंडिया का था, वहां पर इस तरह के आंदोलन नहीं चले। प्रजामंडल आंदोलन वगैरह भी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी बहुत बाद में 1930-39 में आके अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। इसलिए जब भी प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं तो 42 में असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बातें ही उसमें पूछी जाती है। फिर राजस्थान में जनजागृति जब प्रारंभ हुई, पॉलिटिकल अवेकनिंग, पॉलिटिकल सोशियो कल्चरल अवेकनिंग जब स्टार्ट हुई, तो अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं ने अस्तित्व लिया। वैसी एक सभा थी प्रताप सभा, जिसपे आपका 5वां प्रश्न है। ये प्रताप सभा जो है वो बलवंत सिंह मेहता इत्यादि जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट की थी 1915 में उदयपुर में, महाराणा प्रताप की स्मृति में। ये पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था इन द मेमोरी ऑफ महाराणा प्रताप, रूलर ऑफ दिस मेवाड़। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया लाग बाग। ये लाग बाग क्वेश्चन पहले आरएस मेंस में बहुत पहले भी पूछा गया। लाग बाग क्या है? ये टैक्स लेवीज सेसेस हैं, ये कर अवबाब हैं जो लोगों द्वारा अलग अलग रूप में वसूले जाते थे, और यही बहुत बड़ा कारण था कि किसानों ने, कृषकों ने, आदिवासियों ने, पीजेंट्स ने, ट्राइबल्स ने वहां पर रिवोल्ट किया था। 7वां प्रश्न एक वर्ड पूछा गया बिघोड़ी। अब बिघोड़ी क्या होता है? बीघे के हिसाब से, एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं, और बीघा शब्द जो है वो मिडिल पीरियड से ही भूमि माप की इकाई बन गया, आज भी हमारे यहाँ पे प्रचलित माना जाता है। तो एक बीघे में बीघे के हिसाब से जो कैश टैक्स कलेक्ट किया जाता था, एक्रू किया जाता था, उसको बिघोड़ी कहा जाता था। अगला प्रश्न है बिजोलिया विद्या प्रचारिणी सभा। ये हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक द्वारा स्टार्ट किया गया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। इसका भी उद्देश्य था कि लोगों में राजनीतिक जन जागृति फैलाना। अगला प्रश्न राजस्थान सेवा संघ के बारे में। 1919 में गांधी जी से प्रेरित होकर वर्धा में विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर इत्यादि लोगों द्वारा प्रारंभ की गई बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। अब एक वर्ड पूछा गया चंडावल जो प्रकरण है। आजाद राजस्थान में आजादी का जब आंदोलन चला तो कुछ ऐसे प्रकरण हुए जिसमें लोगों ने जो जनजागृति से आंदोलित होकर एकत्र हुए, उन पे रियासती लोगों, राज्यों द्वारा या ठिकानों द्वारा जो हमले बुलाए गए, उनमें चंडावल का मामला है। 1945 में मारवाड़ में सोजत परगने में चंडावल में मारवाड़ लोक परिषद के लोग एकत्र हुए। वो उन लोगों ने आके जो है वो एक जो अपनी सभा रखी, उस पर
ठिकानेदारों द्वारा हमला बोला गया और उसमें काफी लोग चोटिल हुए, कुछ लोगों की जान भी गई। तो छोटे प्रश्न के बाद में 4 मिडिल और एक बड़ा प्रश्न। 11वां जो प्रश्न है वो मिडिल वाला 50 से लेके 70 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। मुनि मगन सागर, तो इनको ये माना जा सकता है ही वाज राजा राम मोहन राय ऑफ मीनाज। मीना लोगों में, मीना जनजाति जो राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में रहती है, उनमें जन जागृति लाने के लिए मुनि मगन सागर जो खुद एक मीना जाति को बिलोंग करते थे, उन्होंने, इनका जन्म टोंक जिले में हुआ, उन्होंने उस समय की जितनी भी व्याप्त कुरीतियां, प्रचलित कुरीतियां जो थी, उन सबको दूर करने के लिए भरसक प्रयास किए। उन्होंने मीना सागर नाम की एक किताब भी लिखी जो माना जाता है उस समय के जन जागृति की बाइबल माना जाता था। मीणा लोगों में जन जागृति लाने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए 1944 में उन्होंने नीम का थाना सीकर में मीणाओं का एक महासंघ भी बुलाया और मीणा पुराण नाम का ग्रंथ लिखा, उसको मीणा सागर भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो गोविंद गिरी के ऊपर है कि उन्होंने जनजातियों के लिए क्या किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भील और अन्य जनजातियों के जो सबसे पहले रिफॉर्मर है इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर खास करके, वो गोविंद गिरी। उन्होंने संप सभा की 1883 में स्थापना की। उस समय जो ट्राइबल्स लोगों में जितनी भी कुरीतियां थी, जिसमें खास करके मद्यपान इत्यादि था, उनको दूर करने के लिए और उनको आधुनिकता का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। फिर उन्होंने भगत आंदोलन भी चलाया। भगत आंदोलन और जो संप सभा, इनके माध्यम से उन्होंने प्रयास किया कि जो भील समुदाय, अन्य जनजातियां जो है, वो स्वायत्त जीवन जिए, उनको किसी भी तरह की बाह्य तत्वों पर उनकी निर्भरता नहीं रहे। तो उन्होंने ये भी प्रयास किया कि उनके आपस में जो मुकदमे, आपस में जो उनके जो भी समस्या है, वो आपस में ही मिलके उनको ऑटोनोमस तरीके से उसको सुलझाया जाए। 13वां प्रश्न है, राजस्थान में जन जागृति लाने के लिए जो प्रेस है, समाचार पत्र है, जर्नल है, न्यूज़पेपर है, उनका क्या योगदान रहा। वही जो भारत के स्तर पर रहा। एक तो उन्होंने जितने भी क्रांतिकारी या जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, उनके विचारों को समुदाय तक पहुंचाया। उस समय बहुत बड़ी संख्या में जो लोग जो थे वो निरक्षर थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। तो वे लोग जो कि समाज में थोड़े अगड़े थे, जो पढ़े लिखे थे, वो अखबार पढ़ते थे और बाकी लोगों में वो अपना संदेश देते थे। तो समाचार पत्रों का जो मेन रोल रहता है, वो बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं किसी भी राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए। ऐसे ही कई अखबार थे, तरुण राजस्थान, प्रताप, आपके आगीवान, ये समाचार पत्र जो है। इसके अलावा जो त्याग भूमि जो हरिभाई उपाध्याय द्वारा चलाया गया, इन अखबारों ने लोगों में जन जागृति फैलाने का प्रयास किया। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान में प्रेस और जर्नल्स भी वहीं ज्यादा रहे जहां आगे जाके दयानंद सरस्वती ने जो है उसकी पृष्ठभूमि तैयार की। जो पहला अखबार भी जो था, जिसका नाम सज्जन कीर्ति सुधाकर था, 78 में जो स्टार्ट हुआ था, 1878 में महाराणा सज्जन सिंह के समय, वो भी ये माना जाता है कि राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था। समाचार पत्रों से प्रेरित होकर, समाचार पत्रों की बातों को सुनकर लोगों ने राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया, पॉलिटिकली मोबिलाइज हुए, राजनीतिक रूप से लामबंद हुए। अब है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की क्या भूमिका है। वैसे आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने अपना पहला जो स्टार्ट किया था वो किया था बॉम्बे और लाहौर, इनके मुख्य केंद्र बने थे। सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि ग्रंथों की रचना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई। लेकिन वो राजस्थान की रियासतों के प्रति उनका जबरदस्त आकर्षण था। उनका ये मानना था कि सत्ता और जो शासित लोग हैं, उनके बीच का जो भेद है वो दूर होना चाहिए। तो मेवाड़ से उन्होंने प्रारंभ किया। मेवाड़, मारवाड़ और पूर्वी राजस्थान और अजमेर तक के इनके जो राजस्थान में कई बार उनका आना जाना हुआ, इससे लोगों में जो है जन जागृति फैली। उनकी दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो शासकों को उनके कर्तव्य बोध से, उनकी जो ड्यूटी है उससे जो है उन्होंने अवेयर करवाया, उससे अप्राइज करवाया, उनको कर्तव्य बोध की जो है बातें कही। उनसे प्रेरित होकर उस समय पढ़े लिखे जो लोग थे, उन्होंने पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ की, जिसमें चाहे मुंशी समर्थदान ने राजस्थान समाचार पत्र निकालना स्टार्ट किया हो, या फिर जो है सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम का अखबार प्रारंभ हुआ। इसके अलावा कई और भी न्यूज़पेपर उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुए। स्वधर्म, स्वराज, स्वभाषा इत्यादि का भान भी उन्होंने लोगों को करवाया और ये कहा कि किस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुशासन जो है स्वशासन से बेहतर नहीं हो सकता। उनसे, दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर कई राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में आई, जैसे वैदिक सभा जो है वो जयपुर में स्थापित हुई। इसके अलावा परोपकारिणी सभा उदयपुर में, शुद्धि आंदोलन चला, गोवंश को बचाने के प्रयास किए गए। तो कह सकते हैं कि द इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान वाज प्रिपेयर्ड बाय आर्य समाज एंड दयानंद सरस्वती। जो बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने में दयानंद सरस्वती की जो है अभूतपूर्व का योगदान। फिर जो 15वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, जो आपको 100 से 125 शब्दों में देना, वो है कि बिजोलिया आंदोलन क्यों विशिष्ट स्थान रखता है भारत में चले कृषक आंदोलन। अब इंडिया में जितने भी पीजेंट मूवमेंट चले, उन पीजेंट मूवमेंट में कुछ बातें ऐसी है जो बिजोलिया आंदोलन जो है उनसे काफी आगे नजर आता है।
पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धाकड़ जाति के जो कृषकों द्वारा मेवाड़ रियासत के बिजोलिया में प्रारंभ किया गया आंदोलन जो था, वो लाग बाग और अवबाबों से अलग अलग प्रकार के कर उन पे लगे हुए थे, उनकी बोझ तले थे, उसके प्रति उन्होंने आवाज उठाई। लगभग 44-45 साल चला यह आंदोलन, सबसे लंबे चले पीजेंट मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। इतने पीजेंट मूवमेंट इंडिया में चल रहे थे, फार्मर एजिटेशन मूवमेंट चल रहे थे, एग्रेरियन रिवोल्ट चल रहे थे, वो ज्यादातर हिंसा का शक्ल ले लेते, लेकिन ये एक एक्सेप्शनली जो था नॉन वायलेंट तरीके से चला। इस आंदोलन ने राजस्थान में कई नए नेताओं को, कई ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स को, that this movement paved the way for the emergence and evolution of many political figures of Rajasthan, of future Rajasthan, especially विजय सिंह पथिक हो या राम नारायण चौधरी हो, साधु सीताराम दास हो, इन लोगों ने ही सबसे पहले, इसके आगे जाके मोहनलाल सुखाड़िया भी बताते हैं इनसे जो जुड़ते हैं, तो जो बड़े बड़े व्यक्तित्व वो इन्होंने दिए। इसके अलावा ये एक ऐसा पीजेंट मूवमेंट था जो रेजोनेंट हुआ, जो जिसकी अनुगूंज सुनाई देती है हमें। कांग्रेस में गवर्नर जनरल और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उसकी बातें सुनाई देती है, और इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा होती है। इसके अलावा ये परिचायक है राजस्थान के कृषकों का, उनकी जीवटता का, उनके अध्यवसाय का। और इसकी खास बात यह है कि जो पहले पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनते हैं इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर, चाहे वो ट्रेंच आयोग हो, चाहे वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग हो, वो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन कैसे निकलेगा उसका प्रारंभ भी सबसे पहले जो है बिजोली आंदोलन में देखने को मिलता है। ये सारी विशेषताएं जो है बनाती है अपने आप में एक यूनिक प्रकार का फार्मर मूवमेंट बिजोलिया। तो ये तो बातें हैं फर्स्ट पेपर की। अब सेकंड पेपर जो है एथिक्स। एथिक्स में जो टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं रित का और ऋण की के ऊपर, इसके अलावा सद्गुणों के ऊपर, तो एक एक करके प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि रित के विचार को आदि नैतिक विचार क्यों माना जाता है? इसको जो है प्रोटो एथिकल या मॉरल प्रिंसिपल क्यों माना? रित की विचारधारा पूर्व वैदिक कालीन विचारधारा है, जब मनुष्य प्रकृति पूजक था। प्रकृति की शक्तियों को पूजा करते हुए उसके अंतर्गत जो व्यवस्था है, चाहे वो वैश्विक व्यवस्था हो या नैतिक व्यवस्था, उससे इस विचार का जो है प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए इसको आदिम नैतिक विचार कहा जाता है। अगला है कि रित का स्वरूप क्या? अब रित का स्वरूप क्या है? रित जो है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, शाश्वत है, एटर्नल है, अतीन्द्रिय यानी ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब है कि उसको कोई देख नहीं सकता। विश्व में जो व्यवस्था है, देखो रित का क्या मतलब है? रित का मतलब आप ये समझिए कि पूर्व वैदिक काल में जब मनुष्य जो थे बिल्कुल सभ्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे, वो प्रकृति की शक्तियों में, प्रकृति में एक व्यवस्था देखते हैं, और ये देखते हैं कि व्यवस्था को कोई कंट्रोल करने वाला है। रित जो है, रित से शब्द बना है ऋतु, यानी एक चीज के बाद दूसरी चीज आती है, तो ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, वर्ल्डली ऑर्डर है, सेलेस्टियल ऑर्डर है, यही रित है। और उस रित को अपने अंदर देखते हैं और समाज में इसको व्याप्त, जिस तरह से प्रकृति नियमों से बंधी हुई है, वैसे समाज भी नियमों से बंधा होना चाहिए। जो समाज इन नियमों का पालन नहीं करेगा, समाज में रहने वाला व्यक्ति, वो रित का पालन नहीं करने वाला होता है। तो अब ये कैसा सिद्धांत है? सिद्धांत यह है कि सार्वभौमिक यानी ये पूरे विश्व पटल पर फैला हुआ है, देख नहीं सकते हैं कि व्यवस्था के पीछे क्या कोई भौतिक शक्ति या टेंजिबल चीज नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अति अलंघनीय, यानी इसको आप जो है वायलेट नहीं कर सकते। तो ये सब इसके स्वरूप है। तीसरा क्वेश्चन जो है पंच ऋणों के बारे में। वैसे तो ऋण 3 प्रकार के मानेंगे। ऋण का मतलब यह है कि मनुष्य जब सामाजिकरण उसका होता है, किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि, उसकी स्थिति, उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस, उसका अचीवमेंट जो है वो सोलोली नहीं होता, वो एकल नहीं होता, उसमें बहुत से लोगों का योगदान होता है। भौतिक भी हो सकते हैं, अभौतिक भी होते हैं, चर भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं, नॉन बायोटिक भी हो सकते हैं। तो उन सब के प्रति आपका भी उत्तरदायित्व बनेगा। तो आप किसके प्रति उत्तरदायी हो? अपने पेरेंट्स के प्रति, तो पितृ ऋण हो गया। माता के प्रति, तो मातृ ऋण भी लोगों ने जोड़ दिया, हालांकि पितृ में माता पिता परिजन सभी पेरेंट्स सब आ जाते हैं। गुरु के प्रति, देव यानी आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति, भूत यानी जो प्रकृति है उनके प्रति, और लोक यानी समाज के प्रति। 5 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया। फिर सद्गुण का सिद्धांत है। सद्गुण का सिद्धांत एरिस्टोटल का भी है, प्लेटो का भी है और सोक्रेटिस का भी। तो सुकरात का सद्गुण का सिद्धांत के बाद में प्लेटो का सद्गुण का सिद्धांत आता है। प्लेटो के सद्गुण के सिद्धांत को कार्डिनल वर्च्यूज कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के जो है सद्गुण होते हैं। विवेक होता है, साहस होता है, संयम होता है और न्याय होता है। तो इसमें विजडम जिसको कहा गया, जस्टिस जिसको कहा गया, कंटेनमेंट जिसको कहा गया है, करेज जिसको कहा गया, चारों प्रकार, इसी से 4 समाज के जो है हिस्से बनते हैं। वो आगे हम डिटेल में जब मैं एथिक्स की क्लासेस स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है कि नैतिक कर्तव्य। कर्तव्य आपका टॉपिक है। कर्तव्य 2 प्रकार के मोटे मोटे माने जाते हैं, एक विधिक कर्तव्य, एक नैतिक कर्तव्य। मनुष्य का समाज के प्रति या किसी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संस्था के प्रति जो ऑब्लिगेशन बनता है उसको कर्तव्य कहा जाता है। उस कर्तव्य का अगर आप निर्वहन नहीं करते हो तो आप पर दंड लगेगा, तो वो विधिक कर्तव्य। लेकिन अगर आप वो कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हो तो आपको कोई भी तरह की सजा नहीं होगी, वो नैतिक कर्तव्य। वो इनर कंसाइंस से आता है, आपकी अंतरात्मा से जो कर्तव्य की चेतना आती है, अंतस चेतना आती है, कॉन्शियसनेस जो आती है, वो उसको नैतिक कर्तव्य कहा जाता है। तो विधिक कर्तव्य स्टेट
आपको कंपेल करेगा, राज्य के जो प्रेशर में करोगे, लेकिन नैतिक कर्तव्य जो है वो मनुष्य के अंदर से जो आता है उसको नैतिक कर्तव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है परम शुभ। परम शुभ को समम बोनम भी कहा जाता है। शुभ का मतलब ये होता है जितने भी नैतिक कार्य होते हैं वो नैतिक इसलिए क्योंकि उसमें शुभ का हिस्सा होता है। शुभ का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी नैतिक कार्य किए उसका उद्देश्य क्या, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, तो शुभ की प्राप्ति। शुभ का मतलब है आइडिया ऑफ गुड, शुभ की विचारधारा, आप उसकी तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ते जाते हैं। तो कौन सा काम सबसे शुभ माना जाएगा, कौन सा काम ज्यादा नैतिक माना जाएगा? अगर आपने एक भूखे कुत्ते को रोटी डाली है वो ज्यादा शुभ काम है, किसी व्यक्ति को जो है आपने रोजगार दिया वो ज्यादा शुभ है, या फिर कोई ऐसा काम है जो माना जाता है कि सब शुभों से भी बड़ा शुभ है? तो अलग अलग प्रकार के शुभता की जो डिग्रीज है उनमें सबसे ऊपर जो है परम शुभ होता है। परम शुभ को समम बोनम कहा जाता है ग्रीक फिलोसफी के अंदर, लैटिन फिलोसफी के अंदर। लैटिन वर्ड समम बोनम, ग्रीक फिलोसफी में कहा जाता है कोई भी कार्य नैतिक इसलिए है क्योंकि उसमें शुभता की मात्रा है। सर्वाधिक मात्रा में शुभ जो है परम शुभ में देखने को मिलता है, इसको समम बोनम कहते हैं। और इसको जो एक्कियस प्योरस भी कहा गया एरिस्टोटल के द्वारा। जितने भी अच्छे काम है वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्लेटो उसको सूर्य के समान भी बताता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, रित और विधि में क्या संबंध है? रित क्या है? आदिम नैतिक विचार है, प्रिमिटिव एथिकल डॉक्ट्राइन है। तो अब रित का मतलब यह है कि आपको कुछ व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। जिस तरह से ब्रह्मांड एक व्यवस्था से चलता है इस तरह से समाज भी एक नैतिक व्यवस्था से चलना चाहिए। लेकिन उन नैतिक नियमों का आप उल्लंघन करोगे तो क्या होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आने वाले समय में यही रित आगे जाके धर्म और विधि की शक्ल लेता है। धर्म का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता तो उसको अधर्मी माना जाएगा, समाज से वो बहिष्कृत हो जाएगा, लेकिन उसको सजा नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था के सिद्धांत हैं जिनका उल्लंघन आप करोगे तो आपको दंड होगा, तो वो विधि बन जाता है। तो दोनों के मन में मैंने प्रश्न पूछा संबंध क्या है? संबंध क्या है? एक दूसरे से पहले, यानी एक जो है प्रेसिडेंस है, एक जो है कॉन्सिक्वेंस है। तो पूर्वापर संबंध इसको कहा जाता है। पूर्व में आएगा रित और पर में जो आएगा वो आएगा विधि या धर्म। आठवां प्रश्न, ऋण से संबंधित अलग अलग प्रकार के ऋण हमने देखे, देव ऋण देखे, पितृ ऋण देखे, लोक ऋण, समाज ऋण, इसके अलावा आपके जो भूत ऋण, ये सब देखे। एक ऋण का उल्लेख मिलता है महाभारत में, इसको अनस्य ऋणम कहा जाता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है छठे पर्व में कि अन्य लोगों के कार्यों से ही व्यक्ति का निर्माण होता है, तो उसके प्रति जो ऋण होता है उसको अनस्य ऋण कहा गया। आठवां प्रश्न है कि भारतीय नीति व्यवस्था में ऋण का सिद्धांत कैसे कर्तव्यों से जो है मिला हुआ है? अब देखिए, ऋण का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि या उसका अस्तित्व, उसकी जो स्थिति है वो अपने आप में नहीं है, वो अपनी इस यात्रा में, जीवन यात्रा में बहुत से लोगों पर निर्भर रहता है, उसके प्रति उसको ऋण चुकाना होगा। अब उसको जो है उसको आर्थिक रूप में या धार्मिक रूप से ऋण दे सकते हो, लेकिन उसको सामाजिक या नागरिक शास्त्र में उसको कर्तव्य कहा जाएगा। जैसे एक व्यक्ति की उपलब्धि में उसके माता पिता के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो माता पिता का ऋणी है, यानी माता के पिता के प्रति उसका कर्तव्य बनता है। वैसे ही अपने गुरुजनों के प्रति कर्तव्य बनता है, अपने जो है भाई बंधुओं के प्रति कर्तव्य बनता है, लोगों के प्रति कर्तव्य बनता है, पर्यावरण परिस्थिति के प्रति कर्तव्य बनता है। तो ऋण का सिद्धांत जो है वो कर्तव्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ है। 10वां प्रश्न, अनृत से संबंध। अनृत का मतलब रित का उल्टा। प्रकृति में ये व्यवस्था की गई है कि जिस तरह से प्रकृति की प्रक्रियाएं क्रियाएं चलती हैं, जो जो नेचर के फिनोमिना चलते हैं, उसी तरह से ह्यूमन को अपना कंडक्ट भी उसी कॉन्सोनेंस में, उसी कॉन्फॉर्मिटी में जो है बदलना चाहिए। जैसे अगर प्रकृति में जो परिवर्तन हुए उसी हिसाब व्यक्ति को अपने आचरण में भी परिवर्तन करने चाहिए। दिन और रात की जो व्यवस्था है वैसे व्यक्ति का आचरण भी वैसा होना चाहिए। अगर व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध चलेगा यानी ऋत के विरुद्ध चलेगा तो वो अनृति कहलाएगा। अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों के खिलाफ चलेगा तो वो अनृति कहलाएगा। दोनों ही प्रकार से होने से व्यक्ति क्या होगा, रोगी होगा और उसको दुर्भाग्यशाली माना जाएगा, अनफॉर्चुनेट माना। अनृत का मतलब ही जो है अनफॉर्चुनेट माना जाता है। यानी अगर प्रकृति ने व्यवस्था की है दिन में काम करने की, तो आप दिन में अगर सो रहे हो, रात में जग रहे हो, तो इसका मतलब प्रकृति के विरुद्ध हो। बहुत लंबे समय तक आप ऐसा काम करोगे तो पक्के आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये जो प्रकृति के साथ में तारतम्यता या सुसंगतता, कंसिस्टेंसी और हार्मनी स्टैब्लिश करने के लिए नृत्य का सिद्धांत लाया गया। अगला सिद्धांत जो है सद्गुणों से संबंधित है। ग्रीक फिलोसफी में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत चलते हैं, जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल मॉरल फिलोसफी है, डियोंटोलॉजिक मॉरल फिलोसफी है, एक वर्च्यू मॉरल फिलोसफी, सद्गुण पर आधारित है। तो थोड़ी डीप है, लेकिन अब सद्गुण में तो सिंपल समझ लीजिए। सुकरात जो है वो कहते हैं कि सद्गुण क्या है, ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है, अगर ज्ञान का मतलब यही है कि अगर आपको ये पता है ये काम करना मॉरल है, इसमें सद्गुण निहित है, तो व्यक्ति वो कार्य करेगा ही करेगा, नहीं तो उसका मतलब उसको पूरा ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ही सद्गुण, नॉलेज इज वर्च्यू जो है सुकरात का है।
सुकरात जो है कंसेप्चुअल लेवल पे काम करता है। प्लेटो कहता नहीं, सद्गुण जो है वो 4 प्रकार के हैं। पहला जो सद्गुण है वो है विवेक। विवेक जो है वो बुद्धि से बना हुआ है, विवेक मतलब विजडम है। आप चीजों उसी से जो है बौद्धिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, ब्राह्मण, फिलोसोफर जो है सोसाइटी से निकलते हैं। दूसरा जो है वो है साहस, करेज। करेज जो है वो राजसिक गुणों वाला, जैसे हम इंडियन फिलोसफी में पढ़ते हैं, ये रूलर्स, सैनिक, क्षत्रियों का गुण माना जाता है। तीसरा जो है वो कंटेनमेंट, संयम। संयम का मतलब आपने इंद्रिय निग्रह करके बौद्धिकता से उस पर जो है अपना आपने अपने आप को काबू पा लिया, कंटेंटमेंट। और तीनों जब रहेंगे तो चौथा सद्गुण अस्तित्व आएगा, उसको जस्टिस या न्याय कहा गया है। और ये सबसे मूल वर्च्यू माना गया, सबसे बेसिक कार्डिनल माना गया जस्टिस। ये तीनों होंगे तो ही जस्टिस स्टैब्लिश होगा। तो समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो अधिक अधिक न्याय को प्राप्त करने के लिए की गई है। इसलिए प्लेटो का ये सिद्धांत जो है 4 कार्डिनल वर्च्यूज कंसेप्ट कहलाता है। 12वां प्रश्न है, रित के विभिन्न आयाम बताइए। रित जो है पूर्व वैदिक कालीन सबसे पहला नैतिक विचार है। रित के 2 आयाम है, भौतिक और नैतिक। भौतिक का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर, जो भूमंडल पर, जो ब्रह्मांड में जो अलग अलग सेलेस्टियल मूवमेंट हो रहे हैं, खगोलीय जो परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रह जो है अपनी दशाएं या तारे अपनी जो है दिशा को, दशा को, गति को चेंज करते हैं, तो ये एक व्यवस्था, एक ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है, एक ऋतु के बाद में दूसरी ऋतु आती है, सर्दी, गर्मी, शरद, हेमंत, शिशिर, ये एक व्यवस्था बनी हुई है। नदियां चलती है, पहाड़ों से निकलती है, समुद्र मिल जाती है, ये व्यवस्था बनी है। तो जो पहला आयाम है ऋतु का वो है कॉस्मिक ऑर्डर, यानी खगोलीय व्यवस्था या वैश्विक व्यवस्था। दूसरा उसका आयाम है अंतर का, जो मनुष्य के अंदर है। वो मनुष्य के अंदर क्या है? नैतिक है। वो नैतिकता किसके साथ मिल होनी चाहिए? समाज के नियमों के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। उसके अंदर जो है, आपके अंदर जो है अंतर्बोध होना चाहिए। तो 2 आयाम आपको शॉर्ट में बताने। अगला प्रश्न जो है वो कि रित की व्यवस्था जो है, रित का जो कंसेप्ट है बेसिकली क्या है? वो प्रकृति और समाज के मध्य में, प्रकृति और मनुष्य के बीच में तारतम्यता, हार्मनी स्टैब्लिश करने के लिए, वो मैंने पहले आपको बता दी। इसमें क्या लिखना है कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार व्यक्ति के आचरण में भी सुसंगतता होनी चाहिए, इसीलिए रित की विचारधारा लाई गई। जिस तरह से प्रकृति में नियम, प्रकृति की संक्रियाओं में, प्रकृति की जो फिनोमिना, जो नेचुरल फिनोमिना, उसमें एक ऑर्डर एस्टेब्लिश है, उसी तरह से समाज की व्यवस्था में, सामाजिक जो ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर है, मॉरल ऑर्डर है, उसके अंदर भी व्यवस्था है। दोनों की व्यवस्था जो है उनको धारित कौन करता है? रित करता है। और उसका पालक करने वाला कौन है? वरुण देवता। इसको ऋतस्य गोपा कहा गया है। तो रित को कहा गया सत्यास सत्य, मतलब सत्य, सभी प्रकार के सत्यों का सत्य, ट्रुथ ऑफ ऑल ट्रुथ्स कहा गया है। तो ये जो है अति अलंघनीय, अति अलंघनीय का मतलब इसको वायलेट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ हार्मनी, अ कॉन्सोनेंस, अ कन्फॉर्मिटी बिटवीन ह्यूमन कंडक्ट विद द कॉस्मिक ऑर्डर इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ, और द दिस रित की संकल्पना और कंसेप्ट ऑफ रित। 14th क्वेश्चन जो है वो यही है कि कर्तव्यों से रिलेटेड है। मौलिक कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, आर्टिकल 4 ए में दिए गए हैं। आर्टिकल 15 ए में जो है 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य बताए, उसमें पर्यावरण से संबंधित बताए गए हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने की, पारिस्थितिकी को संरक्षित करने की, पशुओं के प्रति दया भाव रखने की का जो कर्तव्य बनता है वो आपको बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 15वां प्रश्न है, भारतीय नैतिक शास्त्र में, इंडियन मॉरल फिलोसफी के अंदर ऋण की अवधारणा क्या है? ऋण की अवधारणा मैंने आपको पहले बताई कि व्यक्ति अपनी उपलब्धियों में, अपनी सक्सेस में, अपनी अचीवमेंट में एकल नहीं होता, उसमें अन्य लोगों की भागीदारी भी होती है। और उस भागीदारी को बराबर करने के लिए उसको, जिन लोगों ने उसको कंट्रीब्यूट किया है, उसको जो है उसको क्या करना पड़ेगा? रिट्रीट करना पड़ेगा, चीजों को वापस जो है रिप्लेनिश करना पड़ेगा। यही ऋण की विचारधारा। ऋण का मतलब क्या है? एक क्रेडिटर, एक डेटर है। क्रेडिटर कौन है? जो देता है, ठीक है। डेटर जो है वो लेता है। तो एक देनदार है, एक लेनदार है। तो जो लोग आपकी सफलता में भागीदार हैं उनके प्रति आप ऋणी हो, उस ऋण को आपको चुकाना पड़ेगा। आप ऋण चुकाने के लिए 2 तरह के तरीके अपना सकते हो। या तो आप उसको टेंजिबल फॉर्म में कर सकते हो या इनटेंजिबल फॉर्म में हो सकते हो। पहला ऋण आपका पितरों का है। आपकी जो भौतिक बॉडी है, आपकी जो कॉर्पोरल बॉडी है, आपका जो भौतिक जो काया है, ये इसके प्रति कौन जिम्मेदार है? आपके माता पिता, आपके परिजन। वो नहीं होते तो आपका जन्म नहीं होता। तो उनके प्रति आपकी जवाबदेहिता क्या बनती है कि उनकी मृत्यु के बाद में आप तर्पण इत्यादि करो, पितृ वगैरह जो है पितृ श्राद्ध इत्यादि करो, तब आप पितृ ऋण से मुक्ति पाओगे। पहला। दूसरा है, आपने शिक्षा प्राप्त की, सोशल इंस्टीट्यूशन में आने से पहले आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गए, तो वो जो गुरु ऋण या देव ऋण है उससे आपको ऋण होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ इत्यादि करने पड़ेंगे। गुरु के लिए जो है आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी इंटेंजिबल फॉर्म में। तीसरा जो ऋण माना गया है वो माना गया है लोक ऋण। इसको समाज ऋण भी कहा जाता है, इसको मनुष्य ऋण भी कहा जाता है, नर ऋण भी कहा जाता है।
समाज के हर अलग व्यक्ति जो आपके परिजनों से अलग है, गुरु से अलग है, उनके अलावा भी मित्र भी हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं, वो भी आपकी सफलता में एक योगदान देते हैं, उनके प्रति भी आपका जो है दायित्व बनता है। तब आप क्या करोगे, उनके लिए सोशल वर्क करोगे, तो वो उस ऋण से उऋण हो जाओगे, आपको डेट आप क्लियर करोगे। एक ऋण जो है वो है भूत ऋण। भूत ऋण का मतलब है कि आपने मान लो एग्जाम दिया, आपने यूपीएससी या आरएस का एग्जाम दिया, आपको सक्सेस मिली, तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने, जो पहले लोगों जिनका मैंने बोला माता पिता गुरु जो समाज के, इसके अलावा भी बहुत से लोगों का योगदान है। वो किनका है कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के आपने पढ़ाई की, उस पेड़ के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो पानी आपने पिया, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो जिस पेन से आपने एक टेबल पे बैठ के आंसर, उसके प्रति आपकी, तो हमारी देखो जो भारतीय व्यवस्था, जो मॉरल ऑर्डर, उसमें देखो हर व्यक्ति चराचर, इसलिए उत्तर देखिए, उसमें चराचर का मतलब है बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल या मैनमेड, सबके प्रति आपका जो है, आपको अनुग्रही रहना चाहिए, आपको जो है वो हम्बलनेस शो करनी चाहिए कि अगर ये नहीं होते तो आप वो परीक्षा पास नहीं कर पाते। एग्जाम्पल परीक्षा का, तो उसको कहा गया भूत ऋण। भूत ऋण का मतलब है पर्यावरण के घटकों के प्रति आपका श्रद्धाभाव होना चाहिए, तो आपको जो अहिंसक होना चाहिए, आपको जो है किसी प्रकार के प्रकृति विरुद्ध, पर्यावरण विरोधी कार्यों में संलग्न। तो ये बहुत ही बेहतरीन विचारधारा, ऋण की विचारधारा। यही टॉपिक, यही क्वेश्चन इसमें ले दे के बनते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट जो है वो संविधान संशोधन और संविधान का मूल ढांचा जो है, उस पर प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न जो है वो मूल ढांचे के में अलग अलग केसेस आते हैं, उसमें गोलकनाथ का केस है। गोलकनाथ के केस से पहले शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य और सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट के केसेस हैं। ये चीज आपको मूल अधिकार और ये जो समझने से पहले, जो मूल ढांचा और संविधान संशोधनों को समझने से पहले एक बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश का सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको, उसकी रक्षा करना जो है वो दायित्व बनता है स्टेट का। स्टेट के दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक है विधायिका, विधायिका यानी केंद्रीय विधायिका यानी संसद, उसको शक्ति दी गई है। चूंकि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, तो बदलते हुए परिवेश में, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में वो चेंज होना चाहिए। वो चेंज करने का एकमात्र एजेंसी कौन है? संसद। उसको अलग अलग प्रकार की मेजोरिटी से चेंज कर सकती है। बट in order to protect our constitution from crude majoritarism, from crude parliamentarism, there is a provision of judiciary, और judiciary उसको प्रोटेक्ट करती है कि विधायिका अगर बहुत ज्यादा शक्ति आ भी जाए तो भी संविधान को ज्यादा जो है परेशान नहीं कर सकती, उसमें ज्यादा जो है परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके पास में आर्टिकल 13 है, जिसके माध्यम से वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है और संविधान में अधिक का अधिक परिवर्तनों को वो रोक सकती है। आर्टिकल 13 आर्थिक न्यायिक समीक्षा का है, और आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। इन दोनों की लड़ाइयों से ही कई वाद बने और आगे जाके मूल ढांचा आता है, उसी पे प्रश्न पूछे। तो गोलकनाथ का जो केस है, इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन करता है, उसके तहत जो है वो हर पार्ट को चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है, वो उससे परे है। तो बस सिंपल आपको बताना है कि पहला ऐसा सुप्रीम कोर्ट का केस था, 7 जजेस की बेंच बैठी थी, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, in which parliament upheld that this judiciary supreme court upheld that parliament cannot change each and every part of the constitution simply। सेकंड क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब संविधान की समीक्षा करने के लिए या किसी प्रकार के संशोधन की समीक्षा करने के लिए, अगर वो संविधान के बेसिक पार्ट को टच करता है, तो संविधान की पीठ बैठती न्यायाधीशों की, उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। तो दो चीजें, एक तो क्या है, एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होना चाहिए। दूसरा, उसमें मिनिमम जज जो बैठेंगे वो 5 बैठेंगे, उसको संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। अब एक आदमी का नाम पूछा, हंसराज खन्ना। हंसराज खन्ना कौन है? जिन्होंने सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उन्होंने प्रोपाउंड किया था केशवानंद भारती केस में। तो मूल या आधारिक संरचना की बात कहने वाले केशवानंद केस में जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका नाम हंसराज खन्ना था। 1973 में केशवानंद भारती केस में जस्टिस सीकरी चीफ जस्टिस थे, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इसकी एक लंबी कहानी। बट ये समझ लीजिए कि जब मूल ढांचे की बात आई, तो सबसे पहले गोलकनाथ केस को उलट करते हुए केशवानंद भारती केस ने ये बोला कि साहब जो है संविधान में चेंज करने की अनन्य शक्ति संसद के पास है, लेकिन बट दीज फीचर कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट। उसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। तो सबसे पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीजें डाली गई वो प्रश्न में पूछा गया। फिर इसको कहा गया कोर्ट के अंदर कि इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें और चीजें भी ऐड हो सकती है। तो इसमें जो उन्होंने शुरू में जो चीजें बताई उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, मतलब आयरनिकली, या जिसको आप कहा जाए मजे की बात यह है कि उसमें मौलिक अधिकार नहीं डाले गए। तो क्या क्या चीजें थी? संविधान की सर्वोच्चता थी, शक्तियों की पृथक्करण का सिद्धांत था, परिसंघीय ढांचा था। ये जो 5 चीजें दे रखी, ये आपको ध्यान रखना। अगला सवाल, 5वां जो सवाल है वो है 15वां संविधान संशोधन 1962-63 में हुआ। इसमें हाई कोर्ट के जजेस की जो
मैक्सिमम एज जो है वो बढ़ा के 60 से लेके 62 कर दी। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों माना जाता है? चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में इसको चेंज किया जाना चाहिए, ये कोई डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है, बस सिंपल। मतलब संशोधन हो रहे हैं इसलिए जीवंत है। संशोधन क्यों हो रहे हैं? बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए टाइम एंड स्पेस को देखते हुए समायोजित करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को लिविंग डॉक्यूमेंट का। फिर अगला प्रश्न जो है प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधारों की वजह से कई मामले आए, कामेश्वर सिंह वगैरह इनके जो मामले आए, तो उसके वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, केवल दो बातें आपको ध्यान रखनी। वैसे मैंने डिटेल में दिया इसके अंदर, दो बातें। 1951 में थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट 9th schedule in the constitution was added and it was provided that if any matter is inserted in the 9th schedule of the constitution that shall remain immune from judicial review। जब भारत में संविधान बना, संविधान बनने के बाद में जब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार दे दिया, अगर उसका वंचना होती है, डिप्राइव करते हैं किसी पर्सन को, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 लेके जा सकता है। वैसे में उनको रोकने के लिए क्या किया जाए, तो ये व्यवस्था की गई भूमि सुधारों के लिए। सरकार को भूमि सुधार करने थे, बहुत से लोगों से भूमि लेके गरीबों में बांटनी थी, तो वैसे में व्यवस्था की गई 9th शेड्यूल जोड़ दिया जाए, उसमें जो चीजें डाल दी जाएगी जुडिशरी उस पर टच नहीं करेगी। तो जुडिशरी और विधायिका के बीच की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आठवां प्रश्न मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस जो केशवानंद भारती के केस के बाद का केस है, 1980 का केस है। इसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो संविधान की जो है बेसिक स्ट्रक्चर में जो केशवानंद भारती का जो वर्डिक्ट था उसको उन्होंने आगे जाके इस्टेब्लिश किया। इस केस की खास बात यह कि उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू खुद अपने आप में बुनियादी ढांचा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 368 की जो पावर है वो अनस्टॉपेबल, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 368 4 5 को उन्होंने नल एंड वॉइड भी घोषित करते हैं, बट वो लंबी बात, मूल बातें आपको याद रखनी। फिर है स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया, दैट वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, और उन्हीं के कहने पे मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए संविधान के। फिर वेंकट चलैया आयोग जो एनडीए गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिठाया था, जो एक्स सीजीआई थे भारत के वेंकट चलैया की अध्यक्षता में, कि देखा जाए कि संविधान में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। हालांकि फिर इनकी को ज्यादा 2002 में जब इनकी रिपोर्ट आई तो बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर 11वां प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन। इसमें आपातकाल से संबंधित इंपोर्टेंट, देखिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में जून 1975 में आपातकाल जब लगा दिया गया, उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया, तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए गए। आपातकाल के बाद में सरकार गिरी, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले 44वां संविधान संशोधन किया, जिसमें 42वें संविधान संशोधन में जो चेंजेस किए गए थे, लगभग 1/4 संविधान परिवर्तित हुआ था, उसको जो है 99% लोगों चीजों को वापस उन्होंने ठीक कर दिया। लेकिन आपातकाल का मिसयूज नहीं हो, इसलिए उन्होंने स्पेशल इसमें चेंजेस किए। पहला ये किया कि राष्ट्रपति जब इसकी उद्घोषणा करेगा तो राइटिंग में करेगा, इन राइटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है फखरुद्दीन अली अहमद ने बोला कि हमें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला हमने कर दिया, ऐसा नहीं होगा, अब राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आंतरिक आधार पर जो आपातकाल लगाया जाता था, पहले उसका वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, अब होगा सशस्त्र आर्म्ड रिबेलियन, उसको रिप्लेस किया गया, आंतरिक की जगह से आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 20 और 21 को टच नहीं किया जाएगा, अनसस्पेंडेबल रहेंगे। 12वां प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन की क्या क्या रीतियां हैं। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। पहले प्रकार के संशोधन भी होते हैं जिनको आर्टिकल 368 के तहत नहीं किया जाता है, जैसे कोई विधान परिषद का बनाना हो, नया राज्य बनाना हो, राज्यों के नाम इत्यादि चेंज करने हो, इसको जो है सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है लेकिन आर्टिकल 368 के तहत नहीं। दूसरे प्रकार के आर्टिकल 368 के तहत है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी का प्रावधान है। हमारे यहाँ जितने भी संविधान संशोधन होते हैं 99% इसी रीति में होते हैं, जिसमें वोटिंग मेंबर का 2/3 और टोटल मेजोरिटी, टोटल स्ट्रेंथ का 50% वोटिंग होना चाहिए। तीसरे प्रकार के वो होते हैं जो परिसंघीय फेडरल नेचर के होते हैं। फॉर दैट रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये 3 प्रकार के माने जाते हैं। अब 13वां प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, इसको लघु संविधान क्यों कहा जाता है? इसने इतनी दुनिया भर की चेंजेस की, आपको एक एक करके लिखने हैं। प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द डाल दिए गए। लोकसभा का जो टर्म है वो बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। कई विषय जो है वो राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिए गए, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में इंसर्ट कर दिए गए। मौलिक कर्तव्य एक जो है अलग से जोड़ दिए गए। इसके बाद ये कह दिया कि कैबिनेट जो चीज लिख के देगी वो बाध्यकारी है प्रेसिडेंट को। ऐसे सारी बातें जो है आपको लिखनी है और लास्ट में देखना, सिंस इट चेंज ऑलमोस्ट 25% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेंस इट कॉल्ड शॉर्टर और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 14वां प्रश्न है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में न्यायपालिका और विधायिका की जो संबंध, उनके स्वरूप बताइए। स्वरूप का क्या मतलब है? एक तरफ है विधायिका, केंद्रीय विधायिका से संसद कहा जाता है, उसके बाद में तलवार कौन सी? आर्टिकल 368 की, जिसके तहत वो संविधान के भाग को चेंज कर सकती है।
दूसरा जो निकाय है वो है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में कौन सी तलवार है, आर्टिकल 13 की। तो दोनों के बीच में पहले समरसता थी, जब तक जेएल नेहरू का पीरियड जो था तब तक दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसा माना जाता था कि संसद ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो। जैसे ही इंदिरा गांधी की रिजीम आई वैसे आपस में झगड़े होने स्टार्ट हुए और उसका परिणाम हम देखने को मिलते हैं कि जहां पहले सज्जन सिंह वर्सेज बिहार स्टेट, राजस्थान स्टेट, शंकरी प्रसाद बिहार स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है कि संसद के पास में पूरी शक्ति है चेंज करने की। लेकिन अब गोलकनाथ मामला आया 67 वर्ष में, बोला नहीं आप हर चीज को चेंज नहीं कर सकते हो, जो है आपके पास अनन्य शक्ति नहीं है। आर्टिकल 368 का मतलब केवल आपकी प्रक्रिया संविधान संशोधन की चेंज करने की, वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। फिर इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया, फिर वापस केशवानंद में केस गया। केशवानंद ने बोला कि उन्होंने एक नई युक्ति डाल दी, वो डाल दी मूल ढांचा की, हाँ आप कर दो पूरा चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, बट मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करोगे। फिर मिनर्वा मिल्स का केस आया, फिर 42वां संविधान संशोधन, ऐसे झगड़े चलते रहे। लेकिन अभी जो स्थिति वो है वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की स्थिति है, आपस में सामंजस्यपूर्ण है। ऐसा कोई विवाद अब स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता। 15वां और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका पॉलिटी वाला, वो है कि मूल ढांचे की संकल्पना का विकास, इवोल्यूशन कैसे हुआ। बस वही सारे केसेस बताने हैं। सबसे पहले मूल ढांचे की विचारधारा 1973 में केशवानंद भारती, जो अब तक की सबसे बड़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, वहां से प्रारंभ होती है। केशवानंद बेसिकली, केशवानंद एक मठाधीश थे, केरल का एक मठ था, उनमें भूमि से संबंधित विवाद आया था और इंदिरा गांधी की रिजीम थी और जस्टिस सीकरी चीफ जस्टिस थे, उनका रिटायरमेंट अगले दिन होने वाला था। ऐसा माना जाता था कि उनका थोड़ा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रुझान रहता था। लेकिन पहले के केसेस को देखते हुए और विधायिका और जुडिशरी की लड़ाई को देखते हुए ये माना गया कि कुछ ऐसा जजमेंट आएगा जो लैंडमार्क होगा। केशवानंद की तरफ से जो लड़ने वाले व्यक्ति थे वो भारत के आज तक के सबसे बड़े संविधान विशारद माने जाते हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के ननी पालखीवाला, तो उन जिन्होंने वी द पीपल नाम की किताबें वगैरह भी लिखी है। तो ये जो व्यवस्था उस समय जो केस चला, तो उसमें फिर जो बेसिक डॉक्ट्रिन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन निकल के आता है। उससे पहले आपको एक एक केस बताने हैं। सबसे पहले शंकरी प्रसाद वाले में बताना है कि भाई साहब क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, बोलता है पार्लियामेंट कर सकती है, सज्जन सिंह राजस्थान स्टेट में कर सकती है, गोलकनाथ में नहीं कर सकती। फिर संविधान संशोधन, उसके बाद में केशवानंद, उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद में मिनर्वा मिल्स। तो एक एक करके केस आपको लास्ट में जो है, लास्ट में वामन राव और आईआर कोहलो के केस को लेके आपको इसमें कंक्लूड करना। तो ये वो तमाम बातें जो इसमें क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। केवल आप इसी को ही ढंग से आप पढ़ लोगे तो आप ही मान के चलो 80% आपका कंप्लीशन हो जाएगा। फोर्थ पेपर के आंसर आपको इसमें दिए गए, हिंदी इंग्लिश में कुछ ज्यादा समझाने की है नहीं, संधि संधि विच्छेद और ग्रामेटिकल दिए हुए, ये भी बहुत ही जो है सोच समझ के एज पर सिलेबस आपको दी गई, इसको ढंग से आप कर लीजिए। हिंदी में भी बहुत से क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। आज के लिए शुक्रिया।